वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के वैलेंस शेल में एंटर करता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आइए इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज आई हैव दिस एटम। अब अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इस एटम के लास्ट शेल में ऐड करेगा तो जब ये लास्ट शेल में ऐड होगा तो इस प्रोसेस में या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होगी इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ कीप इन माइंड कि यूजुअली एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एड्स टू द लास्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। नाउ सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है वैलेंस शेल के अंदर तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है। सो लेट मी टेक 3 शेल्स ऑफ अ सर्टेन एटम। सो ये हमारे पास एक एटम है जिसकी 3 शेल्स हैं और थर्ड शेल इसका वैलेंस शेल है। नाउ वी नो कि हमारे पास एटम की शेल्स की एनर्जी नेगेटिव में होगी। सो सपोज़ कि फर्स्ट शेल की एनर्जी में ले लेता हूँ -20, सेकेंड शेल की एनर्जी में ले लेता हूँ -15 और थर्ड शेल की एनर्जी में ले लेता हूँ -12। सो नाउ ये 3 शेल्स की एनर्जी है। अब जो इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक वैलेंस शेल के अंदर आकर ऐड होता है ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी जो एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास इन्फिनिटी के लेवल पे पड़ा है और जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के लेवल पे पड़ा हो उसकी एनर्जी 0 होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के प्रोसेस में होता क्या है कि इन्फिनिटी का एक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी अपनी एनर्जी 0 है वो हमारे पास आके फॉल करता है एटम के वैलेंस शेल में जिसकी अपनी एनर्जी नेगेटिव वैल्यूज़ में होगी। नाउ जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 0 है वो इस एटम के वैलेंस शेल में आएगा जिसकी एनर्जी -12 है तो इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को 0 से -12 पे लेके जाना है। इसका मतलब है कि इसके पास जो एक्सेस एनर्जी है यानी 0 से -12 पे जाते हुए 12 इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सेस एनर्जी। तो जब ये 0 से -12 एनर्जी पे जाएगा तो ये अपनी एक्सेस एनर्जी यानी 12 इसको रिलीज़ कर देगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Now we see the equation for electron affinity. So suppose I have an atom X which lies in the gaseous phase. अब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूनी नेगेटिव गैसियस आयन। अब इस प्रोसेस के अंदर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ जब हमारे पास एक न्यूट्रल एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक यूनी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है सो इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ लेट मी सपोज कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद एक एटम एक्स नेगेटिव गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इस नेगेटिव गैसियस आयन में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू डाई नेगेटिव गैसियस आयन सो इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह हमारे पास थर्ड, फोर्थ और मज़ीद इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ मौजूद हैं। नाउ यहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजुअली एक्सोथर्मिक यानी फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में यूजुअली एनर्जी रिलीज़ होती है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजुअली एंडोथर्मिक यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए यूजुअली हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
नाउ इसका रीज़न ये है कि सपोज़ मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। नाउ इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है और ये एटम इसको एक्सेप्ट करके कन्वर्ट होता है इनटू यूनी नेगेटिव आयन। सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, इस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। नाउ सपोज कि मेरे पास एक यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन आकर ऐड करता है इसके लास्ट शेल में। नाउ यहाँ पर मसला ये है कि यूनी नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास इस एटम में यानी यूनी नेगेटिव आयन में द नेगेटिव चार्ज इज़ डोमिनेंट। अब ये जो डोमिनेंट नेगेटिव चार्ज है इस आयन का, ये आने वाले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एंटर होने के लिए रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ता है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे एंटर करता है तो ये एनर्जी लूज़ करता है टू ओवरकम एनर्जी गेन करता है टू ओवरकम द रिपल्शन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर ऐड हो जाता है तो एनर्जी रिलीज़ भी होती है, लेकिन यूजुअली जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास रिपल्शंस ऑफ नेगेटिव आयन को ओवरकम करता है तो उस प्रोसेस की जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसकी अमाउंट रिलीज्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। सो इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली एंडोथर्मिक होगी। सो नाउ ये यूनी नेगेटिव आयन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और डाई नेगेटिव आयन में सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो फर्स्ट में न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसलिए ये प्रोसेस यूजुअली एक्सोथर्मिक होगा। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक ऑलरेडी नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये रिपल्शंस की वजह से एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा यूजुअली। नाउ अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सो ऑक्सीजन को हम लेते हैं इन गैशियस फेस। सो हमने ऑक्सीजन का एक एटम लिया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया इनटू यूनी नेगेटिव गैशियस आयन। सो दिस विल बी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हमने इस यूनी नेगेटिव आयन को एक और इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट किया इनटू ऑक्सीजन डाई नेगेटिव गैशियस आयन, सो इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमारे पास इन्वॉल्व होगी उसको हम कहेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -141 किलो जाउल पर मोल और इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है +780 किलो जाउल पर मोल। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एंडोथर्मिक। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से हम एटम्स के बारे में उनके मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जजमेंट भी कर सकते हैं। नाउ मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिफरेंट है। नाउ वी नो कि हमारे पास मेटल्स यूजुअली पीरियड के शुरू में आते हैं तो दे आर लार्जर इन साइज़, और नॉन मेटल्स हमारे पास यूजुअली पीरियड के एंड के करीब आते हैं तो दे आर स्मॉल इन साइज़। नाउ मेटल्स की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजुअली लेस और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ यूजुअली हायर। क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, दे ऑलरेडी टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी है इट विल बी लो। और नॉन मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, सो इसलिए हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मेटल्स के मुकाबले में हाई होगी। नाउ लेट्स सी द फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला फैक्टर है साइज़ ऑफ एटम। सो सपोज़ कि मेरे पास दो एटम्स हैं, एक एटम हमारे पास साइज़ में लार्ज है
और दूसरा एटम मेरे पास साइज में स्मॉल है। नाउ लार्जर एटम में मेरे पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हैं और स्मॉलर एटम में मेरे पास नंबर ऑफ शेल्स कम हैं। सपोज़ कि लार्जर एटम के हमारे पास फर्स्ट शेल की एनर्जी है -20 और इसी तरह स्मॉलर एटम के फर्स्ट शेल की एनर्जी भी सेम ले लेते हैं। नाउ लार्जर एटम के सेकंड शेल की जो मेरे पास एनर्जी है दैट इज़ -15 और स्मॉलर एटम के सेकंड शेल की भी एनर्जी हम -15 ले लेते हैं। नाउ लार्जर एटम में थर्ड शेल मौजूद है लेकिन स्मॉलर एटम में थर्ड शेल मौजूद नहीं है, सो इसके थर्ड शेल की हम एनर्जी ले लेते हैं -12। सो दोनों एटम्स के पहले शेल की एनर्जी -20, सेकंड शेल की एनर्जी -15 और लार्जर एटम के थर्ड शेल की एनर्जी है -12। अब हम देखते हैं कि साइज़ कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। नाउ सपोज़ ये मेरे पास इन्फिनिटी का लेवल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने दोनों एटम्स में आके फॉल करना है। अब इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 0। अब इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से बड़े एटम में आएगा तो ये हमारे पास 0 से -12 एनर्जी वाले शेल में आएगा। सो ये एनर्जी कितनी रिलीज़ करेगा? ये एनर्जी रिलीज़ करेगा 12। अब हमारे पास जो छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन आएगा ये 0 एनर्जी लेवल से -20 एनर्जी लेवल वाले शेल में -15 एनर्जी लेवल वाले शेल में आएगा। सो ये जब 0 से -15 वाले शेल में आएगा सो ये हमारे पास एनर्जी रिलीज़ करेगा 15। सो स्मॉलर एटम्स के छोटे साइज़ की वजह से इनके शेल्स करीब होंगे न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी गैप कवर करना पड़ेगा छोटे शेल में आने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा इन कंपैरिजन टू द लार्जर एटम। Therefore, the larger the size of an atom, the smaller is its electron affinity. इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल में मेटल साइड्स जो कि लार्जर इन साइज़ हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम देखने को मिलती है और नॉन मेटल्स जो कि स्मॉलर इन साइज़ होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। Therefore, electron affinity is inversely proportional to the size of atom. Now the second factor that affects the value of electron affinity of an atom is effective nuclear charge. Now we already know from our previous study that what is effective nuclear charge. Now अगर एक एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स है वो वीक है तो ऐसे एटम्स का साइज़ यूजुअली हमारे पास बड़ा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जिनका कम है उनका साइज़ बड़ा होगा और हमारे पास जिन एटम्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उनका न्यूक्लियस लास्ट शेल को अपने ज़्यादा करीब होल्ड करके रखेगा तो ऐसे एटम्स का साइज़ यूजुअली छोटा होगा। सो वी स्टडीड दैट अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो हमारे पास एटम का जो साइज़ है वो बड़ा होगा और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटम का साइज़ छोटा होगा। सो अब इस केस में व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सो वी नो कि बड़े साइज़ वाले एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली कम होती है और हमारे पास छोटे साइज़ वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिन एटम्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है उनका साइज़ छोटा है और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी ड्यू टू लार्जर साइज़ एज इन दिस केस। The third factor that affects the value of electron affinity is shielding or screening effect. Now shielding या screening effect कैसे electron affinity को determine करेगा या affect करेगा? So let's see. So suppose कि मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसके अंदर टोटल 3 शेल्स मौजूद हैं।
नाउ इसको मैं कंपेयर करूँगा ऐसे एटम के साथ जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ 2 शेल्स मौजूद हैं। नाउ ये जो हमारे पास लार्जर साइज्ड एटम है, इसमें हमारे पास अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा है। देयरफॉर इसके अंदर हमारे पास जो स्क्रीनिंग है लास्ट इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा होगी। तो इसमें नंबर ऑफ इंटरवीनिंग शेल ज़्यादा हैं, तो इसमें स्क्रीनिंग ज़्यादा है। और छोटे साइज़ वाले एटम में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो स्क्रीनिंग हमारे पास कम होगी। तो जिस एटम में स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना न्यूक्लियस से दूर होगा, देयरफॉर ऐसे एटम का साइज़ भी उतना ही बड़ा होगा। और जिस एटम में स्क्रीनिंग कम होगी उतना ही हमारे पास इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही साइज़ ऑफ एटम छोटा होगा। सो साइज़ हमारे पास छोटा होगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे पास बड़े एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली कम होती है और छोटे एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ग्रेटर। सो हमारे पास स्क्रीनिंग या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक एटम के स्क्रीनिंग हमारे पास ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होगा। और अगर एक एटम के अंदर स्क्रीनिंग कम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे पास एटम का साइज़ छोटा होगा। और यूँ इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी ज़्यादा होंगे जो कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल नहीं करेंगे। The next factor that affects the value of electron affinity is the nature of orbital. So we know कि हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के ऑर्बिटल्स हैं, S, P, D and F। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है, इसके लिए हम S और P ऑर्बिटल्स की एग्जांपल लेते हैं। नाउ दिस ऑर्बिटल, द स्फेरिकल वन इज़ S ऑर्बिटल and this dumbbell shaped orbital is p orbital. Now suppose कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन s में और p में दोनों में आ रहा है, कहाँ से? इन्फिनिटी यानी ज़ीरो एनर्जी के लेवल से। तो जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आके गिरेगा तो p का हमारे पास साइज़ बड़ा है और एनर्जी p की ज़्यादा है। देयरफॉर जब एक इलेक्ट्रॉन p में आके गिरेगा तो ये इतना बड़ा एनर्जी गैप कवर नहीं करेगा। इस एनर्जी गैप को मैं कहता हूँ E1। और इसके ऑपोजिटली जब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से S में आएगा तो ये ज़्यादा बड़ा एनर्जी गैप यानी E2 को कवर करेगा। देयरफॉर S का साइज़ सबसे छोटा है, सो S के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, फॉलोड बाय P, फॉलोड बाय D, फॉलोड बाय F। यानी एक ही शेल के अगर हम 4 ऑर्बिटल्स लें तो अगर इलेक्ट्रॉन S में गिरेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, फॉलोड बाय P, फॉलोड बाय D, फॉलोड बाय F। Now we see the trends of electron affinity. So the first trend that we are going to see is the trend of electron affinity down the group. So periodic table में किसी भी ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं हमें एक बात तो पता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, सो डाउन द ग्रुप हमारे पास एटम्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा किसी भी ग्रुप में। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज आ रही है कंसेक्टिव एलिमेंट्स में वो ये है कि साइज़ इंक्रीज़ करेगा। सो वी नो कि ऑब्वियसली अगर साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज़। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स में। सो जब हम पीरियड 1 से पीरियड 2 में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास डिक्रीज। देन हम जब पीरियड 2 से पीरियड 3 में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ करती है, और फिर हम नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर डिक्रीज़ होगी। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास
पीरियड 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितने पीरियड 1 के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा है, देन पीरियड 2 की उनसे हमारे पास कम है, लेकिन पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 2 से हमारे पास ज़्यादा है, देन पीरियड 4 की कम है, देन 5 की कम है, देन 6 की कम है एंड देन 7 की सबसे कम है. So down the group we have just a single exception, that is in period 2 and period 3 elements. Period 3 के elements का size period 2 के elements से बड़ा है, therefore उनकी electron affinity ज़्यादा होनी चाहिए compared to period 3 elements. लेकिन period 3 के elements की electron affinity ज़्यादा है. इसको हम compare करते हैं period 2 से फ्लोरीन और period 3 से क्लोरीन को, या हम कंपेयर करते हैं पीरियड 2 से ऑक्सीजन और पीरियड 3 से सल्फ़र को. सो फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो इट इज़ -322 किलो जाउल पर मोल, और क्लोरीन की देखें तो इट इज़ -349 किलो जाउल पर मोल. और अगर हम ऑक्सीजन और सल्फ़र को कंपेयर करें, सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -141 किलो जाउल पर मोल और सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -200 किलो जाउल्स पर मोल. यानी क्लोरीन फ्लोरीन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड कर रहा है, और इसी तरह सल्फ़र ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है. यानी पीरियड 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ पीरियड 2 के एलिमेंट से ज़्यादा हैं. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पीरियड 2 के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है इन सेकंड शेल, जबकि पीरियड 3 के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन आके ऐड होता है इन थर्ड शेल. नाउ फ्लोरीन के सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब फ्लोरीन के सेकंड शेल का साइज़ छोटा है, तो इसमें जब 7 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने लगता है तो इतने छोटे से रीजन में जो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. इस वजह से एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम एनर्जी रिलीज़ होती है पीरियड 2 के एलिमेंट्स में. जबकि पीरियड 3 में अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसके थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब थर्ड शेल का चूँकि हमारे पास साइज़ बड़ा है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी ज़्यादा रिपल्शन देखने को नहीं मिलती, इसलिए ये हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है. देयरफॉर डाउन द ग्रुप वी हैव जस्ट अ सिंगल एक्सेप्शन इन पीरियड 2 and 3, अदरवाइज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. Now let's see the trend of electron affinity along the period in a periodic table. So जैसे जैसे हम along the period periodic table में move करेंगे, so along the period हमारे पास we know के elements का size decrease होगा. So along the period जब size decrease हो, so automatically electron affinity will increase due to डिक्रीजिंग साइज़. सो हम अलॉन्ग द पीरियड मेटल साइड से नॉन मेटल साइड पे जाते हैं तो हमारे पास साइज़ डिक्रीज़ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है अलॉन्ग द पीरियड. नाउ क्या हम देखते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ट्रेंड है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा या कोई वेरिएशन है. इसके लिए हम सेकंड पीरियड की एग्जांपल लेते हैं. सो नाउ हम पीरियड 3 की एग्जांपल लेते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हमारे पास रिटन है. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन अलॉन्ग द पीरियड हमारे पास साइज़ डिक्रीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होगी. सो आइए देखते हैं क्या ऐसे ही होता है. सो हमारे पास अगर सोडियम और मैग्नीशियम को देखें तो हमारे पास सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, जबकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है. यानी सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, यानी ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 से ज़्यादा है, जो कि कम होनी चाहिए. देन मैग्नीशियम से एलुमिनियम पे आएँ तो एलुमिनियम के केस में एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड, जो कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ज़्यादा है मैग्नीशियम से, सो इट इज़ करेक्ट. देन ग्रुप 4 के एलिमेंट की ग्रुप 3 से ज़्यादा है.
देन ग्रुप 5 के एलिमेंट की अगर हम देखें तो ग्रुप 5 के एलिमेंट में कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है ग्रुप 4 के कंपैरिजन में। सिलिकॉन में 120 एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फॉस्फोरस में 74 रिलीज़ हो रही है। तो अगेन ग्रुप 5 पे जाके हमारे पास एक एबनॉर्मेलिटी आती है। सो ग्रुप 1 की 2 से ज़्यादा है, देन 3 की 2 से ज़्यादा है, देन 4 की 3 से ज़्यादा है, अब यहाँ पे 4 की 5 से भी ज़्यादा है। देन हम 5 से 6 पे जाते हैं तो अगेन नॉर्मल ट्रेंड आ जाता है। ग्रुप 6 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 5 से बड़ी है। देन 6 से जब हम 7 पे जाते हैं तो अगेन एक नॉर्मल ट्रेंड आता है। ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 6 से ज़्यादा है। देन हम ग्रुप 8 पे आते हैं तो अगेन एक एबनॉर्मल ट्रेंड आ जाता है। इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगेन एंडोथर्मिक है, यानी ग्रुप 8 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 7 से कम है। सो आइए डिस्कस करते हैं कि इन 3 जगहों पे क्यों हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आ रही है। सो कीप इन माइंड कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ग्रुप 2, ग्रुप 5 और ग्रुप 8 इन तीनों के मेंबर्स हमारे पास एबनॉर्मेलिटी शो करते हैं। अब ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों हमारे पास ग्रुप 2 से ज़्यादा है। सो अगर हम ग्रुप 1 की कन्फिग्रेशन को देखें तो ग्रुप 1 की कन्फिग्रेशन है S1, जबकि अगर हम ग्रुप 2 को देखें तो इसकी कन्फिग्रेशन है S2। तो जब ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा s ऑर्बिटल में, क्योंकि इसका s ऑर्बिटल अभी कंप्लीट नहीं है। जबकि अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका चूंकि s कंप्लीट है तो वो इसके p में आएगा। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो ग्रुप 1 में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आएगा और ग्रुप 2 में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन p में आएगा। देयरफॉर वी नो कि जब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। देयरफॉर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 2 के एलिमेंट से ज़्यादा है। नाउ हम कंपेयर करते हैं ग्रुप 4 और ग्रुप 5 को कि क्यों ग्रुप 5 के एलिमेंट्स ग्रुप 4 से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू शो करते हैं। तो अगर हम ग्रुप 4 की कन्फिग्रेशन देखें तो इनकी कन्फिग्रेशन है S2P2 और ग्रुप 5 की कन्फिग्रेशन है S2P3। नाउ वी नो कि हमारे पास ग्रुप 4 का जो p ऑर्बिटल है ये ना तो हाफ फिल्ड है ना तो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसलिए इसका जो p ऑर्बिटल है वो अभी स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। जबकि ग्रुप 5 का p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए ग्रुप 5 का जो p ऑर्बिटल है इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेबल है। नाउ अगर ग्रुप 4 में एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी S2P3, यानी इसके पास P हाफ फिल्ड हो जाएगा और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी स्टेबल। और अगर ग्रुप 5 का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कन्फिग्रेशन S2P4, यानी ये अब स्टेबल से क्या हो गया, अनस्टेबल। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ग्रुप 4 की कन्फिग्रेशन अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगी, जबकि ग्रुप 5 की कन्फिग्रेशन स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए ग्रुप 5 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स रेडिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। देयरफॉर ग्रुप 4 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 5 के एलिमेंट से ज़्यादा है। नाउ अगर हम थर्ड एबनॉर्मल ट्रेंड को देखें, यानी ग्रुप 7 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 8 से ज़्यादा है, तो ग्रुप 7 की अगर हम कन्फिग्रेशन देखें तो ग्रुप 7 की कन्फिग्रेशन है S2P5। अब इसका P फिल होने से एक इलेक्ट्रॉन पीछे है, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ग्रुप 7 का जो हमारे पास लास्ट शेल है ये कंप्लीट हो जाएगा और यूं ग्रुप 7 स्टेबल हो जाएगा। तो ग्रुप 7 को इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रुप 8 के को देखें तो ग्रुप 8 में हमारे पास ऑलरेडी इसके लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो अब इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में एंटर ही नहीं हो सकता। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट की बजाय
लास्ट से भी अगले जो एम्प्टी शेल होगा उसमें आकर एंटर होगा और यूं इसकी कन्फिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। देयरफॉर ग्रुप 8 के एलिमेंट्स अपने कंप्लीट शेल की वजह से ऑलमोस्ट ऐसा बिहेवियर रखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना करें और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वजह से ग्रुप 7 से काफ़ी कम है। So that's all about electron affinity. Now let's move to electronegativity. So electronegativity को हम define करते हैं कि that it is the ability of an atom to attract a shared pair of electrons. यानी suppose हमारे पास दो atoms हैं A और A. इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, शेयर किया एक दूसरे के साथ, like this. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इन दो एटम्स के दरमियान शेयर्ड है, उसको अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इस एटम की ज़्यादा है या इस एटम की ज़्यादा है, इस मेजरमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ अगर हमारे पास दोनों एटम्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। लेकिन सपोज़ मेरे पास एक एटम है A और एक एटम है B। नाउ ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। नाउ सपोज़ कि बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर B अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉन पेयर A से कम हो जाता है, दूर हो जाता है। सो इसका मतलब है कि A की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम है। सो हम कहते हैं कि A की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है और B की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, सो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने करीब ले आएगा और देयरफॉर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला जाएगा और उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स क्या हैं पीरियोडिक टेबल में। सो कीप इन माइंड कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सिंपल सा याद रखें कि इट इंक्रीजेज टूवर्ड्स फ्लोरीन। तो हम फ्लोरीन की तरफ जब जाते हैं तो उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज अवे फ्रॉम फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन से दूर जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब अगर हम ग्रुप 8 की बात करें तो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स यूजुअली बॉन्डिंग नहीं करते, तो बॉन्डिंग ना करने की वजह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर इन एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते। अब बाकी एलिमेंट्स में देखते हैं। तो हम जब पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जाते हैं, सो इसका मतलब है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्लोरीन। सो इसका मतलब है कि अलोंग द पीरियड फ्लोरीन की तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी अलोंग द पीरियड। और अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप वी कैन सी कि डाउन द ग्रुप वी आर मूविंग अवे फ्रॉम फ्लोरीन। सो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप हम फ्लोरीन से दूर जा रहे हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। सो इट हैज़ जस्ट दीज सिंपल ट्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।